Hello students, welcome to विज्ञान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड ईजी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो जो है वाटर को लेके। इसी चैप्टर का पार्ट 1 जो लैंड को कवर करता है और पार्ट 2 सॉइल को कवर करता है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप जाके पहले उन दोनों पार्ट को देखिए, उसके बाद इस पार्ट के साथ कंटिन्यू करिए तो आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसी का पार्ट 4 आएगा जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को भी पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, देन वी विल स्टडी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू वाटर। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले पिछले क्या पढ़ा था हमने वीडियो में वो थोड़ा रिकॉल करते हैं तो कनेक्ट कर पाएंगे आज की इस वीडियो के साथ। बेसिकली क्लास 8 में हम रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये जो लैंड और सॉइल है जो हमने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में कवर किया था, ये दोनों रिसोर्स है। तो रिसोर्स का भी आपको डेफिनेशन मैंने एक वीडियो में एकदम पहले वाला वीडियो में बताया था, जो चीज़ हमारे काम में आता है। ओके, तो लैंड भी हमारे काम में आता है, सॉइल भी हमारे काम में आता है, इसीलिए ये सब चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। और वाटर तो बहुत ज़्यादा काम में आता ही है, इसलिए वाटर भी एक रिसोर्स है। तो ये दो टॉपिक्स के अंदर हमने लैंड का डेफिनेशन, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन, सॉइल प्रोफाइल, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल, ये सभी कुछ हमने कवर किया है जो भी हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है। तो आज का जो स्टडी है वो हम देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर को क्या बोला जा रहा है? एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल इसीलिए क्योंकि वाटर हम इंसान नहीं बनाते हैं, वो नेचर ने हमें दिया है। और रिन्यूएबल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वाटर ख़त्म होने के बाद हम उसे बहुत क्विकली वापस से गेन कर पाते हैं थ्रू वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, मतलब वाटर का जो अमाउंट है अर्थ में वो कांस्टेंट है, तो वो कभी ना ही ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से और ना ही बहुत ज़्यादा होगा। तो वो अमाउंट एक बजट होता है, वाटर बजट, हाइड्रोलॉजिकल बजट, जिसमें बोला जाता है कि वाटर के अमाउंट कांस्टेंट है और ये ख़त्म हो जाने के बाद वापस से साइकिल के थ्रू वापस हम इंसान उसे गेन कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, समझ में आया क्यों रिन्यूएबल बोला जाता है? देन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4, अगर अर्थ का पूरा सरफेस एरिया को 4 देखेंगे तो उसका 3% होगा जो वाटर से कवर है। ठीक है, तो 1/4 सिर्फ 4 में सिर्फ लैंड है, 1/4 में सिर्फ लैंड है और अर्थ का 3/4 में वाटर से वो कवर है। इसीलिए हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। इट वॉज द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो हमारे अर्थ का जन्म कब हुआ था? 3.5 बिलियन ईयर पहले, जब एक नेबुला, एक गैस जैसा था जिससे हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। तो अर्थ का फॉर्मेशन होने के बाद अर्थ में जो बड़ा बड़ा डिप्रेशन जैसा था, गड्ढा बहुत बड़ा बड़ा, बहुत लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करके था, उसे हम प्रिमिटिव ओशंस बोलते थे। और उसी ओशन में सबसे पहले ज़िंदगी की शुरुआत भी हुई थी। अभी हम देखेंगे इस चीज़ को भी। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट। एक मिनट, इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, सॉरी।
ये नहीं जा रहा है। ओके, 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो अर्थ जो हमारा ओशन है वो अर्थ का कितना ऑक्यूपाई करके है। पानी सिर्फ ओशन में तो नहीं होता है। पहले हमने देखा पूरा अर्थ का जो 3/4 है वो ओशन से कवर है, वाटर से कवर है, वाटर से कवर है। ओके, नॉट ओशन। अब बोल रहे हैं कि जो 2/3 है वो ओशन से कवर है। तो बाकी जो ग्लेशियर होगा, रिवर होगा, लेक होगा, वो होगा 1/3। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 3/4 एक बार लिखा है, 2/3 लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। थोड़ा केयरफुली देखिए, आपको सब समझ में आएगा। तो ये जो 2/3 है अर्थ का सरफेस, इसमें ओशन से कवर है। और इसमें जो प्लांट एनिमल ये सब यहाँ पे पाया जाता है, जो बहुत रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ बोला जा रहा है। द ओशन वाटर इज हाउएवर सैलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो सबसे पहले वन सेल ऑर्गेनिज्म अर्थ में आया था, फिर प्लांट आया, एनिमल आया, ऐसा धीरे धीरे ओशन में ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और ओशन का जो पानी है वो सैलाइन है, मतलब उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम इंसान उसे डायरेक्टली, इंसान एनिमल कोई भी जो भी पानी को इंटेक करते हैं उसे डायरेक्टली वो इंटेक नहीं कर पाएगा, मतलब पी नहीं पाएगा। उसे ट्रीटमेंट करके उसे फ्रेश वाटर में अगर कन्वर्ट किया जाएगा तभी हम पी पाते हैं। ओके, इसीलिए जो ओशन का वाटर है वो फिट नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। और गाइस, यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सब आपके बुक से लिया गया है। तो अगर आप बुक को नहीं भी देखेंगे, ये देखेंगे तो ये काफ़ी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%। अब जो हमारा पूरा अर्थ में पानी है उसमें फ्रेश वाटर, मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं, हम इंसान, एनिमल्स, प्लांट, वो है 2.7%, सिर्फ 2.7%। 100% में सिर्फ 2.7% है फ्रेश वाटर। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। 70% जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में अवेलेबल है। वो आइस शीट्स हो सकता है, ग्लेशियर्स होता है। कौन सा जगह में पाया जाता है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजियंस, ये सब जगह में जो पानी है वो बर्फ़ बन के है, इसीलिए हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। उन सभी के लोकेशन के वजह से वो जो वाटर है उसे हम गेन नहीं कर पाते हैं। इतनी इजीली तो हम अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या फिर माउंटेन रीजन नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इसे इनएक्सेसिबल बोला जा रहा है। Only 1% of fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater. तो सिर्फ जो 1% वाटर है वो है फ्रेश वाटर, जो हमारे लिए फिट होता है, हमारे यूज़ के लिए फिट है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होके हमें मिलता है। एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। तो ये और क्या कौन सा जगह पे मिलता है? रिवर में हमें वाटर मिलता है, लेक में मिलता है, और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। आसमान में जो जो भी हमारा समुद्र का पानी है वो पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट, सूरज का किरण गिरने के वजह से वो ज़्यादा हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, और वो पानी अपने आप को गैस में कन्वर्ट करके वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में, मतलब आसमान में, वो स्प्रेड हो जाता है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसीलिए फ्रेश वाटर को बहुत वैल्यूएबल चीज़ बोला जाता है हमारे अर्थ में, क्योंकि पानी के बगैर हम कोई भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए दिस इज़ वेरी प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। जैसे कि मैंने पहले कहा था वाटर साइकिल के बारे में, वाटर जितना हमें पहले से नेचर ने दे के रखा है वो हर वक्त वो कांस्टेंट अमाउंट में ही रहता है। इन जनरल उसे हम ना ही बढ़ा सकते हैं पानी एक्स्ट्रा ऐड करके, और ना ही कभी कम कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। ये है।
इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन, लेकिन वेरी क्यों करता है? क्योंकि वो मोशन में रहता है, साइक्लिंग थ्रू द ओशंस। अब सारा कैसे साइकिल चलता है अभी समझ में आएगा। तो साइक्लिंग थ्रू द ओशंस, द एयर एंड लैंड बैक अगेन through the process of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, is referred to as water cycle. क्या होता है? ये हमारा साइकिल की तरफ होता है। सपोज यहाँ पे हमारा ओशन है। अब ओशन में सूरज का किरण बहुत ज़्यादा गिरने के वजह से ये पानी गर्म होगा, गर्म होके वो अपने आप को वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा। वाटर वेपर आसमान में उठ के जाएगा, ठीक है, आसमान में उठ के जाएगा। उसके बाद वो एक लेवल तक ऐसे ऊपर चलते रहेगा। वो जो वाटर वेपर है वो पानी ही है, सिर्फ वो गैस में अपने आप को चेंज कर चुका है। तो वो ऊपर में जाने के बाद एक जगह आएगा जहाँ पे वो पानी वाटर वेपर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के वजह से वो अपने आप को बहुत सारे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। उनमें से एक है क्लाउड, बादल। अब ये बादल भारी हो जाने के वजह से क्या होगा, नीचे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जब पानी के फॉर्म में आता है तब उसे हम रेनफॉल बोलते हैं, स्नो के फॉर्म में आता है तो स्नोफॉल बोलते हैं, और ये दोनों को एक साथ में हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। तो जो ऊपर में वाटर वेपर गया है वो ठंडा होने के बाद अपने आप को बादल में कन्वर्ट करेगा। वो बादल स्नो के फॉर्म में आए या फिर रेनफॉल के फॉर्म में आए तो उसे हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। अब ये जो प्रिसिपिटेशन आया है, अब ये रिवर जो बन रहा है देखो, यहाँ पे ये जो पानी, बारिश का पहला पानी गिरने के बाद ग्राउंड बराबर जब वो फ्लो करेगा उसे हम रन ऑफ बोलते हैं। ये रन ऑफ फिर से जाके रिवर बनेगा या फिर कुछ लेक बनेगा, फिर से ये जाके समुंदर में ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा साइकिल की तरह रिलेटेड है, एक दूसरे से साइकिल की तरह रिलेटेड है। ओशन से गया वाटर वेपर, आसमान में ठंडा हुआ, बादल बना, बादल बनने के बाद वापस से वो नीचे आता है, नीचे आके वो जो नीचे आ रहा है उसे प्रिसिपिटेशन बोला जा रहा है, और जो नीचे गिरने के बाद ग्राउंड में पानी फ्लो करता है उसे रन ऑफ बोला जाता है। वो रन ऑफ वापस से जाके समुद्र में मिलता है। तो बेसिकली ये साइकिल जैसा चल रहा है, इसीलिए इसे वाटर साइकिल बोला जाता है। ओके। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. अब हम इंसान लोग सिर्फ पानी को पीते नहीं हैं, हम दूसरे बहुत सारा काम में यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉशिंग के काम में, प्रोडक्शन के काम में। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेज। और क्या क्या दूसरे काम में यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए डैम बना के बेसिकली हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उससे। और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. अब क्या होता है, हम इंसानों का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, इतना लोग है मतलब हर चीज़ के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है। खाना खाने के लिए जो फूड चाहिए उसके लिए डिमांड है, कैश क्रॉप्स के लिए। फिर हर कोई अब अपने लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हर कोई अर्बन एरिया में जाना चाहते हैं। तो ये सब होने के वजह से बेसिकली हमारे डिमांड और एस्पिरेशन बढ़ने के वजह से क्या हो रहा है, जो फ्रेश वाटर है, फोकस करना, फ्रेश वाटर में शॉर्टेजेस आ रहा है। वाटर में नहीं, वाटर तो कांस्टेंट है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है जो हम यूज़ करते हैं उसका तो सिर्फ 1% अवेलेबल है, तो उसमें शॉर्टेज आ रहा है। ओके। और ये पानी पल्यूशन हो रहा है, पानी में पल्यूशन होने के वजह से उसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर रहा है, ख़राब हो रहा है। ओके। अब यहाँ पे देखिए आपका एक एक्टिविटी दिया है। बेसिकली एक दिन में
एक इंसान कितना पानी यूज़ करता है, कोई भी अर्बन इंडियन, वो यहाँ पे दिया है, दैट इज़ 150 लीटर्स। बहुत ज़्यादा है। ड्रिंकिंग में इतना 3%, कुकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग, गार्डनिंग, ये सब कुछ के लिए टोटल 150 लीटर वाटर को यूज़ करते हैं। ऐसे आप देखिए, आप सजेस्ट करिए कि कैसे आप ये जो इतना इतना अमाउंट के पानी हम यूज़ कर रहे हैं, इसे कैसे कम किया जाए, वही यहाँ पे बोला गया है। कोई सजेशन दीजिए आप। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अभी के टाइम पे आप न्यूज़ में डे टू डे लाइफ में सुने ही होंगे, अगर न्यूज़ अब बच्चे लोग फॉलो करते होंगे, वैसे नहीं करते लेकिन फिर भी, तो वाटर का ना बहुत अवेलेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले सुना था कि बेंगलोर में पानी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या हो रहा है उसको देखेंगे। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी के ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे पानी का स्कार्सिटी, मतलब पानी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा संकट दिखाई दे रहा है, सबको मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिए। कौन सा कंट्री को फटाफट देखिए, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। फिर से याद रखना, फ्रेश वाटर सप्लाई में शॉर्टेजेस आ रहा है। Countries located in climatic zones most susceptible to drought face great problems of water scarcity। जो ऐसे बहुत सारा क्लाइमेटिक जोन है, जैसे कि हमारा राजस्थान, तो वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, तो वहाँ पे ड्रॉट का सिचुएशन आता है। बारिश नहीं होने से बहुत दिन तक तो एक ड्रॉट का सिचुएशन आता है, इसी वजह से वाटर में स्कार्सिटी दिखाई देता है। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। तो रीज़न क्या बताया जा रहा है, या तो सीजनल और एनुअल जितना बारिश होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, अदरवाइज हम लोग उसे बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और पानी को गंदा कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री बेसिकली पानी का सोर्स का पास ही वो डेवलप होता है, तो क्या होता है, उसका जितना भी वेस्ट चीज़ है वो सारा डंप करता है जाके वो वाटर बॉडी में। उसके वजह से उसका जो जो डेंजरस एलिमेंट्स होता है, जो जो चीज़ बनाने में, जैसे कि प्लास्टिक बनाने में या कोई और चीज़ बनाने में, तो वो जो जहाँ पे डंप किया जा रहा है उस जगह का पानी को पॉल्यूटेड करता है, कॉन्टामिनेट करता है। तो क्या रीज़न बताया जा रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी का, या तो सीजनल और एनुअल जो बारिश होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, वो कम हो रहा है, अदरवाइज हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसे गंदा कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम देख लिया, कंजर्वेशन पता करना है। ये देखिए साइड में यमुना रिवर का पिक्चर देखिए, ये है हमारा यमुना रिवर, जिसका रूप देखिए पूरा पॉल्यूटेड हो गया, सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड गार्बेज की वजह से। सब कुछ हमें जो जहाँ पे जो मिलेगा गंदगी, सब हम जाके कोई ना कोई पास का वाटर बॉडी में डंप कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम सबको ये चीज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कि कॉन्जर्वेशन में क्या क्या करना है। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो सभी को जो क्लीन और जो जितना पानी चाहिए, मतलब ओवर वाला नहीं बोल रही हूँ, एक मतलब एक इंसान का एक लिमिट होता है कि इसे इतना पानी में वो अपना दिन गुजारा कर सकता है। तो वो जो एडिक्वेट और जो एक क्वालिटी वाला क्लीन वाला वाटर चाहिए, वो दुनिया में सभी को नहीं मिल रहा है। जैसे कि मिडिल ईस्ट के साइड में, वहाँ पे डीजल पेट्रोल इजीली मिल जाता है। ग्राउंड जो हमारा अर्थ सरफेस है उसका नीचे जो उनका तेल का ऑयल का लेवल है वो ऊपर तक है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। और हमारे इंडिया में केस ऑपोजिट, हमारे यहाँ पे पानी इजीली मिल जाता है, इसलिए हम उसे वेस्ट करते हैं, लेकिन तेल, डीजल, ये सभी को हम वैल्यू देते हैं। तो ऐसे भी दुनिया में देश है जहाँ पे क्लीन और एडिक्वेट वाटर नहीं मिलता है, वो लोग बहुत उसे पानी को बहुत रिसोर्सफुल मानते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट के साइड में।
स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling रिसोर्स। क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? इवन दो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। तो पहले स्लाइड में बताया था कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब उसे हम वापस से गेन कर सकते हैं, लेकिन उसका हम ओवर यूज़ करने के वजह से और पॉल्यूशन करने के वजह से जो फ्रेश वाटर है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, हम ओशन में तो वाटर है लेकिन उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें उस लेवल का टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे वो सैलिनिटी को कम करके हमारे काम में उस पानी को यूज़ किया जाए, लेकिन वो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा टफ है। तो जो फ्रेश वाटर जितना अवेलेबल है उसको हम ओवर यूज़ करके और पल्यूट करके उसे हम कम कर दे रहे हैं। ओके, discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants। तो जो जो मेजर कॉन्टामिनेंट्स है, जैसे ये इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल, एग्रीकल्चर में हम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ करते हैं, वो सब पानी रन ऑफ होके कोई ना कोई वाटर बॉडी में जाके मिलेगा और उसे गंदा कर देगा। तो हमें उसको वहीं पे कंट्रोल करना है। कंजर्वेशन का यही स्ट्रैटेजी है कि जो वेस्ट मटेरियल हम डंप करेंगे उसको पहले ट्रीटमेंट के थ्रू जो भी टॉक्सिक चीज़ है उसको अलग कर दीजिए, और जो जो नॉर्मल पानी होता है, मतलब इंडस्ट्री में भी तो बहुत सारा लिक्विड बनता है, लिक्विड भी तो उसमें पानी मिला हुआ रहता है, तो उसमें जो भी कॉन्टामिनेटेड चीज़ है उसको हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद उस वाटर को हम जाके कोई भी पास के वाटर बॉडी में डंप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे ही केमिकल को भी अगर हम एग्रीकल्चर में कम यूज़ करेंगे तो वो लैंड के लिए भी अच्छा है, सराउंडिंग वाटर बॉडी के लिए भी अच्छा है। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। क्या क्या मेजर है? जैसे कि नाइट्रेट्स, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, ये मेजर पॉल्यूटेंट्स है वाटर के लिए। Okay, most of these chemicals are non biodegradable and reach human bodies through water। तो ये जो सारा केमिकल्स है जो हम भी इंडस्ट्री से निकला हुआ, एग्रीकल्चर से निकला हुआ डंप कर रहे हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये किसी ना किसी तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा और हमें ही हार्म करेगा। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट्स सुइटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। पहले ही मैंने ये बता चुका है, तो पहले ही आप उसको डंप करने के पहले उसमें कोई ट्रीटमेंट करो, उसके बाद उसको रिलीज़ करो कोई वाटर बॉडी में। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। और एक तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन लगाओ, फॉरेस्ट लगाओ। फॉरेस्ट हर एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो सॉइल के लिए भी अच्छा होता है, लैंड के लिए भी अच्छा होता है और हमारे वाटर के लिए भी अच्छा होता है। अगर वेजिटेशन रहेगा कोई जगह में तो उस जगह का सॉइल लूज़ नहीं होगा, स्लोप थोड़ा कम होगा, तो पानी ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा, ज़्यादा रन ऑफ नहीं होगा, तो क्या होगा, वो जो पानी है ग्राउंड वाटर में अंदर जा सकेगा पेनिट्रेट करके। मतलब एक जगह में देखिए, ऐसा करके अगर एक जगह है, यहाँ पे अगर पानी जम रहा है ये जगह पे, तो क्या होगा, पानी अगर रन ऑफ करके नीचे नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे जम रहा है, तो ये पानी धीरे धीरे पेनिट्रेट करके अंडरग्राउंड ऑफ द अर्थ सरफेस जा पाएगा। लेकिन अगर उसे स्लोप मिल जाएगा, ऐसा करके अगर स्लोप है तो वो पानी फ्लो करके चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे वेजिटेशंस लगा देंगे तो वो पानी को रोक देगा इस जगह पे, और पानी उस जगह पे बहुत देर तक जमा रहने की वजह से वो नीचे अंडरग्राउंड में जाएगा और ग्राउंड वाटर बन के अवेलेबल रहेगा। ओके, वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। थर्ड मेथड क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत जन अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर अब एक टेक्निक लगाते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ओके, द कैनल यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। फिर कैनल्स को यूज़ कर सकते हैं जो इरिगेशन में यूज़ किया जाता है। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड एवापोरेशन। अभी इस स्प्रिंकलर का एक पिक्चर हम देखेंगे थोड़ी देर में। ओके, तब वो समझ में आएगा क्या है, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। इन ड्राई रीजियंस
विथ हाई रेट्स ऑफ एवापोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। जो भी सूखा जगह है वहाँ पे आप ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन करिए, वो यूज़फुल रहेगा। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो वैल्यूएबल जो वाटर रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग इरिगेशन करके। ये देखिए, अब वाटर स्प्रिंकलर, इस तरीके से भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अब क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट, इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850 क्यूबिक किमी पर ईयर। इट शोड टू मोर देन 6000 क्यूबिक किमी पर ईयर इन द ईयर 2000। ये सिंपल सा एक फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। ड्रिपिंग टैप जो ऊपर से हम दबा के ये करते हैं, जो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं उसे ड्रिपिंग टैप बोला जाता है। ऊपर से दबाने से ये होता है, पानी निकल के आता है। तो वो पूरा कितना यूज़ वेस्ट करता है, 1200। फिर हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट। ये इम्पोर्टेंट, थोड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए। एक वाटर मार्केट बोल के भी होता है। क्या होता है वो, अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakhs इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेसिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई तालुकास। ऐसा अमरेली बोल के एक सिटी है जो है सौराष्ट्र में, जहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन इंसान लोग ऑफ 125 lakhs इज कम्प्लीटली डिपेंड, 1.25 लाख पीपल डिपेंड करते हैं पानी को खरीदने के ऊपर। ठीक है, मतलब वहाँ पे वो लोग एक ऐसा वाटर मार्केट बना हुआ है, वहाँ के लोग जाके पानी को परचेज करते हैं, खरीदते हैं नियर बाई तालुका, पास की जो तालुकास है वहाँ से वो लोग खरीदते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। अब घर के ऊपर हमारे जो छत है, छत में हम पानी को जमा करने के लिए एक जगह जैसा बनाते हैं, और वो पानी एक पाइप के थ्रू एक टैंक में लगा हुआ रहता है। तो जब बारिश का पानी होता है तो वो छत में जमा होता है, फिर वो पाइप के थ्रू वो टैंक में जाके गिरता है। On an average, one spell of rain for 2 hours is enough to save 8000 liters of water। तो देखिए, 2 घंटा में अगर बारिश होगा तो इतना पानी वो जमा करता है, इतना। तो यही था कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए, और हो सके तो हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ भी सकते हैं। तो आज के लिए गाइज इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।